नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपके स्वागत है, अभिनंदन है। ये क्लास संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताओं की है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं। ये क्लास से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इस क्लास में जो शब्द आ रहे हैं वो शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन शब्दों पे ही पूरा संविधान टिका हुआ है। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं ये अपने इस क्लास में पढ़ेंगे। इससे प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते सभी प्रश्नों का सार इसी में है। अपन जो पढ़ेंगे पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बाद में मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इस क्लास में उसका सार है। तो आप हेडिंग डालिए संविधान की विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं है, हेडिंग डालिए। तो प्रथम विशेषता है, तो प्रथम जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और पहले 8 अनुसूचियां थी, जो अभी +4 वर्तमान में 12 अनुसूचियां। भाई, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान, भारत की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है अभी विश्व में। उस समय भी 40 करोड़ जनसंख्या थी। और उन्होंने आगे के लिए ही ध्यान में रखे कि भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, भारत देश जैसे जैसे विकासशील होगा, विकसित देश होगा, तो उनके आधार पर ही संविधान लिखा है, नहीं कि एक व्यक्ति पर्सन के लिए लिखा है। भारत के राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। ये इतना बड़ा, इसीलिए लिखित संविधान इतना बड़ा है कि भारत के राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है, न कि राज्यों के लिए अलग से संविधान है। राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। राज्यों से मिलकर देश नहीं बना, देश से मिलकर भारत का क्या है, राज्य मिले, राज्य बनी है। तो इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां। कुछ लोग जो संविधान संशोधन हुए, अनुच्छेद उप अनुच्छेद जोड़े हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद नहीं। भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद में भी 395 अनुच्छेद थे, अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। वो उप अनुच्छेद जोड़े नहीं गए हैं, वो तो एक ऐसे जोड़ दिए गए हैं, तो वो अनुच्छेद नहीं है, उप अनुच्छेद है। ठीक है? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी 12 अनुसूचियां। बात क्लियर हुई? चलो, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारतीय राज्य यानी कि भारतीय देश अपने आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो सामाजिक, राजनीतिक प्लस आर्थिक मामले। भाई, आंतरिक जो मामले हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामले, वो स्वयं सुलझाता है। उसमें किसी अन्य देश का, बाह्य देश का हस्तक्षेप नहीं है। प्लस बाह्य मामले यानी कि विदेशी मामले, में भी
स्वयं निर्णय करता है, किसी अन्य देश की हस्तक्षेप नहीं है, स्वयं निर्णय करता है। लेता है। इसलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है या देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है या देश है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले स्वयं सुलझ जाता है। तो ये दो विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता लिखो, अभी इसको मैं मिटा देता हूं, आप लिख लो एक बार। और तीसरा है समाजवादी राज्य। भारत पंथ निरपेक्ष समाजवादी, ये जो अपन में प्रस्तावना में भी देखा है कि भारत समाजवाद का उल्लेख है। भारत की प्रस्तावना में समाजवाद नाम है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद पंथ संपूर्ण प्रभुत्व, जो मैंने इस प्रस्तावना पढ़ाई है आप देख लेना। उसमें लिखा हुआ है कि भारत को समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो समाजवादी का अर्थ है, समाजवाद से है उत्पादन और वितरण पर सार्वजनिक नियंत्रण। जो उत्पादन है देश में और जो उसका वितरण करना है उस पर सरकार का कंट्रोल होता है, वो समाजवाद। साम्यवादी होता है वो पूर्णतः सार्वजनिक यानी कि पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन भारत ने मिश्रित लोकतांत्रिक नियंत्रण नीति अपनाई है, जिसमें सरकार और निजी सहभागिता वाले दोनों है। और प्रस्तावना में भारत में समाजवाद नाम लिखा हुआ है कि पूर्णतः सरकार उत्पादन और वितरण पर सार्वजनिक नियंत्रण रहेगा, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है, भाग 4 में लिखा हुआ है कि भारत एक समाजवादी राज्य बनाने के, यानी कि राज्यों को समाजवादी यानी कि ज्यादा से ज्यादा निजी सहभागिता को भी बढ़ाया जाएगा, सार्वजनिक प्लस निजी सहभागिता दोनों तरह को बढ़ाया जाएगा। फिर है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत देश है, भारत देश है, उसका कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहेगा, यानी कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहेगा। भारत राज्य का एक कोई धर्म नहीं है, ये नहीं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या एक मुस्लिम राष्ट्र है। भारत एक सर्वधर्म संपन्न, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, यानी कि राजस्थान में तो कहा गया है कि 2 कोस पे वाणी बदले 2 कोस पे पानी। तो वाणी और पानी और धर्म ये हर क्षेत्र में अलग अलग है। भारत विभिन्न धर्मों 30 त्योहारों वाला देश है। तो भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों के प्रति भारत एक सहिष्णु राज्य है। ठीक है, 4 हो गई, 5वां लिखो। तो स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान बनाने की बात हुई तो ये बहस सबसे ज्यादा चली कि क्या अमेरिका की तरह एकीकृत या स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई जाए। तो भारतीयों ने एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, मैंने तो ऐसे ही लिखा है, इस पे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इसमें से प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये याद जरूर रहना चाहिए कि क्या होता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि अलग ही एकीकृत यानी कि अलग ही न्यायपालिका को भारतीय जो संसद है उसका हिस्सा नहीं है और भारत की संसद का हिस्सा नहीं है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मानव हित के उपयोगी नहीं है और मूल अधिकारों के हनन करता हो, तो संसद उस कानून को निरस्त भी कर सकती है। संसद उस कानून को क्या कर सकती है, निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और इसके ये हो रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है
और न्यायाधीशों के जब वो उस पद पे रहते हैं तो उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाती है ना। तो ये जो है ये स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका की ओर इशारा करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि कोई भी संसद द्वारा ऐसा कानून बना दिया जाए, जैसे कि 9वीं अनुसूची में रखा हुआ, अपन ने अनुसूचियां पढ़ी तो 9वीं अनुसूची में रखा ऐसा कानून जिसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। यानी कि संसद में मान लो कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो मानव के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो संसद उस कानून को अपने पास मंगाएगा। एक न्यायपालिका उस संसद द्वारा बनाए हुए कानून को अपने पास मंगाएगा और उसके बाद उस कानून की समीक्षा करेगा। तो यदि उनको लगता है कि ये कानून मानव के यानी कि मूल अधिकारों का हनन कर रहा है ना, और मानव समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उस कानून की वो समीक्षा कर क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो 1973 में जो 9वीं अनुसूची में अपन ने पढ़ा कि 1973 से पहले जो कानून रख दिए उसकी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होती, लेकिन 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है उसकी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकती है। इसमें ये भी लिख लेना। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको बस लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं। ये चीजें सिर्फ याद रखने वाली हैं। तीसरा है कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि भारतीय कठोर अत्यधिक कठोर भी है। भारतीय ये जो संविधान है अत्यधिक कठोर भी है, लोगों को समझ में नहीं आता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद भी इस तरह से सही नहीं है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं, इतना जटिल है। क्योंकि उस समय जब लिखा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था और कहा कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं संविधान को हिंदी में नहीं लिखवा पाया, क्योंकि सभी वकीलों की लैंग्वेज में, धाराओं में उसमें लिखा गया है। तो ये कठोर भी है और लचीलापन भी है। तो ये कठोर भी है और क्या है, लचीलापन भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। एकात्मक के साथ संघीय झुकाव, एकात्मक मतलब केंद्र सरकार की ओर ज्यादा झुकाव है और उसके साथ साथ संघीय झुकाव भी है। एक भारत के लिए पूरे राज्य और केंद्र सरकार के साथ दोनों के लिए एक ही क्या है, एक ही संविधान है। लेकिन इसमें क्या है, भारतीय विषयों का बंटवारा है, संघ सूची है, राज्य सूची है ना, समवर्ती सूची है। ये यानी कि तीनों डाइवर्शन में जाते हैं और इसमें ये दायरा दे दिया, जैसे समवर्ती सूची में ये दायरा दे दिया कि जो कानून है वो केंद्र का ही मान्य होगा, केंद्र का ही मान्य होगा। तो ये क्या हो रहा है कि भारतीय संविधान क्या है, एकात्मक के साथ संघीय झुकाव, यानी कि संघ की तरफ ज्यादा है, केंद्र सरकार की ज्यादा चलती है इसमें, न कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की ज्यादा चलती है। ठीक है, तो अगला लिखिए फिर। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो भारतीय संविधान ने विदेशी स्रोतों से ग्रहण किया है, तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने, भारतीय देशों ने, यानी कि भारतीय संविधान बनाने वालों ने अनेक देशों के भ्रमण कर वहां से उनके संविधान से कुछ न कुछ ग्रहण किया था। तो उन ग्रहण करने पर और उनको क्या किया था कि जो भी वहां से संविधान के लिए, भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए जो भी नियम और कानून लेके आए थे, उन कानूनों को उन्होंने भारतीय परिस्थिति के अनुसार उनमें कुछ चेंजमेंट करके जोड़े थे। तो अपन कह सकते हैं कि विदेशी स्रोतों से ग्रहित संविधान है। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत हैं, लेकिन वो विदेशी स्रोत भारतीयों के लिए लागू किए गए और फिर उनमें क्या किया गया, ऐसे सुधार किए गए कि वो कानून भारतीयों के लिए यहाँ की परिस्थिति के अनुसार लागू हो। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकसभा है, राज्यसभा है और ऊपर राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं लोकसभा के सदस्य, सांसद है जिसको अपन बोलते हैं, वो निर्वाचित होते हैं और संसद, राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण होता है और उनसे ही कानून बनकर पास होते हैं। कानून का निर्माण संसद द्वारा निर्माण होता है और संसद के बाद भारत का जो प्रथम व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति होता है, उस पर साइन करता है, तो वो क्या है, कानून माना जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें कि भारत में राष्ट्रपति वास्तविक शासक नहीं है। भारत में संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उनका जो नेता होता है प्रधानमंत्री, वो वास्तविक कार्यपालिका का
नेता होता है, जबकि राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यपालिका का नेता होता है। और ये संसदीय कानून शासन प्रणाली अमेरिका ब्रिटेन से भारत में अपनाई ली है। ठीक है, तो अगली है आपातकालीन प्रावधान। भारत में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत भारत में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, आपातकालीन शक्तियां गई हैं, और वो भी किसके, मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श से राष्ट्रपति उनको लागू करता है भारत में। और जो आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेते हैं वो सभी देश के लिए होते हैं। तो भारत में कभी कभी उनमें से जो राज्यों के लिए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो राज्यों के लिए लगता है, वो कभी कभी सरकारें उसका ऐसे भी फायदा उठा लेती हैं। और ये अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति, तब इनके विषय में खूब चर्चा करेंगे। ये क्लास तो मैंने ऐसे ही ली है कि अपने को क्या हो जाए, जो शब्द आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आ जाए, जो आगे जो शब्द आएंगे उनके बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, है ना, क्यों इनको सरकार लागू करती है, उनके विषय में कुछ जानकारी हो जाए, इसलिए ये क्लास ली है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, अपन बोल सकते हैं। भाग 3 में अमेरिका से ग्रहण किए गए लोगों को उनके मौलिक अधिकार भारत के मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो अभी लोगों को जो 6 मूल अधिकार मिले हैं उनके विषय में भी अपने अगली कक्षा मूल अधिकारों की ही लेंगे, तो उनके विषय में तब बात करेंगे। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं मैंने लिखाई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग 4 में है। और एक राज्य का निर्माण किस तरह से होगा और राज्य क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे भविष्य में, भविष्य की देख के संविधान वेताओं ने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े। मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़े गए भारत के संविधान में। मूल कर्तव्य तो के तक ABCD, ये मूल कर्तव्य याद करेंगे तो आपको पूरे मूल कर्तव्य याद करा दूंगा ABCD से, तो ये पूरे हैं। और इसी के साथ अपनी ये क्लास भी यही खत्म होती है। तो ये संविधान की क्या है विशेषताएं हैं, जो मैंने छोटी क्लास ही इसीलिए बनाई कि सिर्फ विशेषताएं जो आगे आने वाले शब्द हैं वो याद हो जाए। आप क्लास के साथ बने रहिए। और कल से अपने मूल अधिकारों की क्लासें, कल से आप जुड़ जाइए। जो क्लासों में प्रश्न आने हैं वो शुरुआत हो जाएंगे प्रश्नों की। और मूल अधिकार इतने बेहतरीन ढंग से अपन पढ़ेंगे कि आपको पता चलेगा कि मूल अधिकार बेस्ट, कि अपने मूल अधिकार क्या हैं, अपने को क्या क्या आज़ादियाँ मिली हैं और क्या अपने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं, या अपने पास सरकार सही कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये अपने साथ पढ़ना है। तो मूल अधिकार आप मेरे साथ पढ़िए, अभी ये उतार लीजिए। धन्यवाद। राम राम साहब।